8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्ता एंड भगत सिंह इन दोनों ने जो दिल्ली की सेंट्रल असेंबली वहाँ पे बॉम्ब डाले थे। तो वो गैस बॉम्ब्स थे और कुछ पॉम्पलेट्स बांटे, मतलब फेंके थे उन्होंने विजिटर्स गैलरी से। तो सेम इंसिडेंस इंडियन पार्लियामेंट में भी हुआ अभी 13 दिसंबर को। ठीक है, तो इसके अंदर जो पन्नू ने, उसने यूएस के बेस्ड, वो एक टेररिस्ट है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, उसने वार्निंग दी थी कि हम कुछ तो भी करेंगे इस डेट के ऊपर। तभी भी इंडियन जो पर्सनल्स, डिफेंस पर्सनल्स हैं, जिनके पास सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की, उन्होंने कुछ इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और ये इंसिडेंस हुआ। तो एक विजिटर गैलरी से एक बंदे ने गैस बॉम्ब फेंके, तो ये यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। तो लतीफ जहा ये मास्टरमाइंड इसके पीछे, ये यहाँ पे बोला गया। तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे पार्लियामेंट के अंदर कि इसको आप अरेस्ट करो। तो उसको पकड़ में ले लिया गया है। तो इसका पूरा लिंक जो पन्नून ने, यूएस बेस्ड खालिस्तानी है, सेपरेटिस्ट है, उसने वार्निंग दी थी, तो उसके बेसिस पे ये हुआ है। तो इनका भी पकड़ में जो आया, इनका भी कहना है कि हमें कोई वायलेंट एक्शन नहीं करना था, हमें बस यही बोलना था कि आवाज़ सुननी चाहिए हमारी भी। बट जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, वहाँ पे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। नाउ वी आर हैविंग अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो उसके ऊपर अगर ये एक्ट किया जाएगा तो ये टेररिज्म समझा जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो भी ब्रिटिशर्स नहीं है जो आपके लिए लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो वी कांट सपोर्ट दिस एक्ट, इट शुड टू बी कंडेम्डेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी। उसके बाद सेंटर ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये बोला गया है, जो आपके रिटेल आउटलेट से और जो लॉन्जेस आप एयरपोर्ट पे बना रहे हो वो मत बनाइए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइन दी है। उसकी वजह से कंजेशन होता है पैसेंजर्स को, तो वो ऑपरेशन स्मूथ फॉलो होने के लिए आपको इसके ऊपर कब करना चाहिए, ये सेंटर ने बोला है, टेल्स टू एयरपोर्ट्स। उसके बाद जैसे कि एमपी लैड जो स्कीम है, वैसे ही हर स्टेट के अंदर एमएलए लैड स्कीम होती है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड दिया जाता है, जो जो मेंबर सांसद चुन के आते हैं स्टेट्स के अंदर के, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट कर वर्क लाने के लिए उस फंड को यूटिलाइज करते हैं 5 साल के अंदर उनकी। ठीक है, तो वही हर साल जो फंड दिया जाता है, तो वो 7 करोड़ किया गया है दिल्ली के अंदर। पहले 4 करोड़ था, तो दिल्ली ने बोला है कि अभी वो 7 करोड़ होगा। 7 करोड़ हर ईयर में वो, ठीक है, वो फंड यूज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड, इसको इंक्रीज किया है 4 करोड़ टू 7 करोड़। एंड ये फंड किसके लिए यूज होगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन देयर कंस्टिट्यूंसी, इसके लिए ये फंड यूज होगा। एमपी लैड स्कीम के जैसा ही एमएलए लैड स्कीम है, इसको याद रखें। ठीक है, इसके बाद ओमान इंडिया रिलेशन से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आईआर के लिए। तो जो सुल्तान ऑफ ओमान है, वो विजिट पे आने वाले 16 दिसंबर को इंडिया के। ठीक है, उन्होंने जब से तक संभाला है 2000 जनवरी 2020 से, उसके बाद उनकी पहली विजिट है टू इंडिया। ठीक है, उसके पहले जो नरेंद्र मोदी जी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो फरवरी 2018 में विजिट किए थे उन्होंने ओमान में जाके। वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे ट्रेड पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे। ठीक है, ओमान इंडिया का क्लोजेस्ट नेबर है इन अरेबियन गल्फ सी। यहाँ पे मैप देखिए आप, ये इंडिया है, तो अरेबियन गल्फ सी में ओमान, ये यहाँ पे ओमान है, इट इज ए क्लोजेस्ट नेबर। ठीक है, तो वी आर हैविंग अ लार्ज ट्रेड विद दिस रीजन, तो इसकी वजह से ओमान इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। और अगर आप देखोगे, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड ओमान, ठीक है, ये ट्रायो है गल्फ कंट्रीज का। ठीक है, अगर इनके साथ रिलेशन अच्छे हो गए तो वी आर हैविंग गुड रिलेशंस, वी आर डोंट हैव एनी बैरियर्स इन द ट्रेड। अगर आपको व्यापार करना है तो इन कंट्रीज के साथ आपको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। इंडिया का बहुत ज़्यादा डायस्पोरा भी इन कंट्री में काम करता है, तो उनके लिए भी अपने को इनके साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ते हैं। ठीक है, जो रूलिंग फैमिली रही है ओमान की, उसके ऑलवेज इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहे। और जो ओमान के किंग्स हैं, उन्होंने हमेशा इंडियन कंपनीज को वहाँ पे बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, उनको बुलाया गया है, उनके लिए उन्होंने रूल्स बनाए अच्छे।
और जो वर्क करते हैं पीपल टू पीपल, मतलब जो वहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा वर्क करते हैं उनके लिए भी अच्छे रूल्स बनाए गए। वैसे ही ओमान का और इंडिया का पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। अर्ली टाइम से भी वहाँ पे ट्रेडर जाते थे परफ्यूम्स बेचने के लिए ओमान के अंदर। आज भी आपको मिलेंगे वहाँ पे इंडियंस जो इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे परफ्यूम्स बेचते हैं। तो ये एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है ट्रेड रिलेशंस। इंडिया की वहाँ पे 7 लाख कम्युनिटी, 7 लाख लोग रहते हैं इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी के वहाँ पे। तो इंडिया का अच्छा खासा डायस्पोरा है वहाँ पे। जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, जो पूरा अरब वर्ल्ड, मतलब कोल्ड वॉर का एरा का मतलब जो वर्ल्ड दो टुकड़े में बट चुका था, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तब जो पूरा अरब वर्ल्ड था वो सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान वाज सपोर्टर ऑफ यूएसए, ठीक है। यूएसए के पाले में था पाकिस्तान। और इंडिया का क्या था कोल्ड वॉर के टाइम पे, नाम था नॉन एसोसिएशन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सॉरी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। तो इंडिया बोलता था कि हम ना यूएसए के बाजू में, ना यूएसएसआर के बाजू में, ठीक है। वी डोंट सपोर्ट एनीवन, वी आर हैविंग, मतलब हम मिडिल, मतलब हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उस टाइम में भी जो ओमान था उसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो इंडिया के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे थे, ठीक है। तो अरब वर्ल्ड में वो एक आउटस्टैंडिंग एक ही कंट्री था जिसके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे थे। उसके बाद जब ओमान के आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो वो दो, मतलब उसके पिलर्स है। फर्स्ट है मॉडर्नाइजेशन एंड मीडिएशन एंड डेलिब्रेट न्यूट्रलिटी इन डीलिंग विद द रीजनल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये दो पिलर्स के ऊपर उनके हैं। इसका क्या मतलब है, मॉडर्नाइजेशन एंड मीडिएशन, मतलब वो एक्सट्रीम स्टांस नहीं लेते। एंड डेलिब्रेट न्यूट्रलिटी इन डीलिंग विद द रीजनल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे रीजनल इश्यूज होते हैं तो वो सोच के इंडिपेंडेंट सॉवरेन अपनी पॉलिसी रखते हैं और अपने हिसाब से अपने इश्यूज डील करते हो, ठीक है। और उनके गल्फ कॉपरेशन कंट्री के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। अगर आप देखोगे उनका ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। 2019 में जब पर्शियन गल्फ क्राइसिस आए थे, तो यहाँ पे पहले मैप पे देखिए, ये स्टेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है, ये ईरान। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड पास होता है, ठीक है। तो ईरान इज नॉट गुड विथ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमान, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिया बहुल कंट्री है और ये सुन्नी कंट्री है, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। ये प्रो यूएस है और ये एंटी यूएस है, और इनकी वजह से इनका बनता नहीं है, ठीक है। 2019 में जब पर्शियन क्राइसिस आए थे, तो पर्शियन क्राइसिस क्या है, तो जो न्यूक्लियर डील साइन की थी, ठीक है, ईरान के साथ यूएसए ने, तो वो डील उन्होंने साइन की थी। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने वो डील से बाहर आ गए। वो बोले वी आर नॉट सिटिंग ऑन अ टेबल, आपके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, आपके जो ट्रेड एम्बार्गो लगाए वो हम फिर से लगाएंगे, आपके साथ सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर, आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसी ऐसी कंडीशन के अंदर भी ओमान जो था उसने की रोल प्ले किया, ठीक है। और 2000 जब वो न्यूक्लियर डील जब साइन की थी उन्होंने 2015 में यूएसए ने ईरान के साथ, तब उसके अंदर की फैक्टर ओमान ही था, उन्होंने डील ब्रेक की थी, ठीक है। तो ओमान ऐसा आउटस्टैंड करता है अपनी पॉलिसी के अंदर। और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और कतर के जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हुआ था, और ये क्यों हुआ था ये समझिए। तो कतर जो है ना, ये यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, ठीक है। कतर यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, और कतर का इनके साथ नहीं चलता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ क्यों नहीं चलता है, क्योंकि कतर में जब ऑयल के रिसोर्सेस मिले और जब ये कंट्री उनको डायरेक्ट करने लगे कि आप इसको बेचो उसको मत बेचो, आप ये मत करो, डिप्लोमेसी मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटी वगैरह मत करो, तो तब जब कन्फ्रंटेशन बढ़े उनके ऊपर, तो उन्होंने इनके ऊपर एक एम्बार्गो लगा दिया कि इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा कतर कंट्री के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कतर का जो था, तो कतर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था पूरे रीजन के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे ओमान ने सपोर्ट किया कतर को, ठीक है। और उस टाइम पे तो कतर के मतलब कतर एक अलग ढलक पड़ गया था, तो उसके साथ कोई ट्रेड रिलेशन भी नहीं कर रहा था, और वो किसी और कंट्री के साथ करने भी नहीं दे रहे थे उसको, उसके आजू बाजू के कंट्री। तो ये भी ओमान है सपोर्टेड इट, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसराइल के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड तो 2020 में साइन किए गए यूएई और बहरीन ने,
तो उससे पहले भी ओमान के जो रिलेशन थे इसराइल के साथ, आपको पता है इसराइल जूइश कंट्री है और अरब लीग उसको सपोर्ट नहीं करता, अरब कंट्री कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन तभी भी ओमान उसको सपोर्ट करता था, क्योंकि इसराइल अब्राहम अकॉर्ड जब साइन हुए, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइजेशन हुए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इन इन जैसे अरब कंट्रीज ने इसराइल के साथ जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किए और रिलेशन नॉर्मलाइज किए, ठीक है। उससे पहले भी 2018 अक्टूबर में जो नेतन्याहू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उन्होंने विजिट किया था ओमान को, ठीक है। तो उस टाइम पे भी उनके रिलेशंस अच्छे थे, इसका मतलब ये। तो ओमान एक स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट पार्टनर है, यही यहाँ बताने की कोशिश की गई है। और इंडिया और ओमान के रिलेशन देखेंगे 2008 के अंदर, जब अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ही साइंड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ ओमान, ठीक है। तब वो 2 पिलर्स पे उन्होंने किया था। फर्स्ट पिलर था म्यूचुअल ट्रस्ट और सेकंड शेयर्ड इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट सेम है और अपने म्यूचुअल ट्रस्ट है। इसके ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई थी। और जब इंडिया ने पिछले साल मतलब ये पिछले 2-3 महीने में सितंबर में 9 और 10 सितंबर को G20 की समिट ऑर्गेनाइज किया था, तब इंडिया ने ओमान को बुलाया था एज अ नेशन गेस्ट मीटिंग अटेंड करने को। ये दिखाता है कि ओमान इज अ क्रूशियल पार्टनर फॉर इंडिया, ठीक है। और डिफेंस और सिक्योरिटी एंगेजमेंट भी इंडिया ने 2005 में एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट के लिए, और उसी के 2008 में अपन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई। ओमान एक फर्स्ट कंट्री है जिसके साथ इंडिया का 3 विंग्स, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके साथ अपनी ज्वाइंट एक्सरसाइज चालू है अभी। अरब कंट्री में सबसे पहले वही कंट्री था जिनके साथ अपन ने 3 विंग सर्विसेज अपनी चालू थी, मतलब ज्वाइंट एक्सरसाइज करते थे अपन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 2039 29 2012 एंड 13 के अंदर ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है उसको काउंटर करने के लिए इंडियन शिप्स वहां पे तैनात कर दिए गए थे। और इंडिया, ओमान ने इंडियन जो एयर फ्लाइट्स है उनको भी अलाउड किया गया था कि आप यहाँ पे रुक के रिफ्यूलिंग वगैरह फैसिलिटीज ले सकते हो, ठीक है। और बहुत कंट्रीज एग्री करते हैं कि यहाँ पे पायरेसी होती है, तो मेरी टाइम एंटी पायरेसी मेजर्स लेने के लिए वो दोनों गश्त लगाते हैं वहाँ पे, इंडियन शिप्स वहाँ पे तैनात है, इंडियन नेवी की शिप्स वहाँ पे हैं, तो ये एंटी पायरेसी को रोकने के लिए, ठीक है। 2019 में जब गल्फ क्राइसिस हुए थे तो इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प चला गया था, इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। ऑपरेशन संकल्प लगाया चलाया था इंडियन नेवी ने टू सेफगार्ड द सेफ पैसेज ऑफ टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड शिप इन मोस्ट ऑपरेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। जो शिप्स इंडिया की अटकी थी उनको निकालने के लिए इंडिया ने, जो ट्रेड शिप्स थी क्रूड ऑयल से लेके आ रही थी और जो गुड्स की जो शिप्स थी उसको निकालने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया था 2019 में, ठीक है, इंडियन नेवी ने। ये याद रखिए। जब मोदी जी की विजिट हुई थी तब उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था दुक्कम पोर्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है दुक्कम पोर्ट। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है प्री में कि दुक्कम पोर्ट के लिए एग्रीमेंट एमओयू कब साइन किया था, 2000 कब किया था, जब मोदी की विजिट हुई थी 2018 में, तब इसको साइन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो ये दुक्कम जो पोर्ट है वो ओमान में आता है और वो अपने को बेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज, ऑपरेशन टर्न अराउंड और द लॉजिस्टिक सपोर्ट टू इंडियन नेवल शिप्स ऑपरेटिंग इन द रीजन। तो इसके अंदर मिलिट्री सपोर्ट भी आता है, वो हर बात मतलब मेमोरी में जो लिखी जाती है वो नहीं होती, तो उससे भी कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। तो इट इज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। उसके बाद जो बायलैटरल ट्रेड था 2022-23 के अंदर इंडिया और ओमान का, वो $12 बिलियन था, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल मार्केट है ओमान का, तो उसके अंदर सेकंड एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल इंडिया को ओमान, और फर्स्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना को। उसके बाद रुपी डेबिट कार्ड इन ओमान, वो भी लॉन्च किया गया था अक्टूबर 22 में। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे ही इंडिया का जो है वो वर्ल्ड में फैले जा रहा है, मतलब रुपी के अंदर रुपी डेबिट कार्ड अभी ओमान में चल रहा है। इसकी इसी को बोलते हैं अपन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी जो विजिट होगी जो तो उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है, मेटल से, उसके एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड इससे भी कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। और जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो इंडिया ने प्रपोज किया था G20 की मीटिंग के अंदर,
ठीक है। उसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के अंदर भी ओमान का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। ओमान की एक कंपनी है जिसका नाम है सेज साउथ एशियन गैस एंटरप्राइजेस, ये प्राइवेट कंसोर्टियम बेस्ड इन इंडिया है। उन्होंने प्रपोज किया था कि 1400 किलोमीटर का लॉन्ग डीप सी पाइपलाइन फ्रॉम ओमान टू इंडिया टू ट्रांसफर द गैस, ये प्रपोज किया गया था। तो इस प्रपोजल पे बातचीत होने की चांसेस है इस मीटिंग में। अगर ये बनता है तो ये दोनों को ट्रेड बेनिफिट देगा। ठीक है। अगर आपको वेस्ट एशिया में गुड होल्ड बनाना है तो आपको वहां पे आपके नुमाइंदे, मतलब आपके अच्छे दोस्त आपको वहां पे बिठाने पड़ेंगे, अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो ओमान इज वन ऑफ देम टू डीपर द कोऑपरेशन। सिक्योरिटी चैलेंजेस है रीजन के अंदर, उसकी वजह से अपने को अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर वर्किंग देयर, तो उसकी वजह से भी अपने को रिलेशन अच्छे रखने के पड़ेंगे। अगर आप ओमान को पकड़ेंगे तो वो मेंबर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, अरब लीग का, ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। ठीक है। तो इन सारे कंट्री, इन सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ओमान एक मेंबर है। तो अगर वो इंडिया का अच्छा एक पार्टनर बनता है तो इस सारी ऑर्गेनाइजेशन के अगर एंटी इंडिया कुछ एक्टिविटीज होती है तो इट विल दैट कंट्री विल सपोर्ट इंडिया। ठीक है। तो इसकी वजह से भी ओमान इंपॉर्टेंट है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर 6 कंट्रीज आते हैं, ऐसे ही फैक्ट बता रहा हूँ। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आस्क इंडियन नेशनल नेम्ड इन पन्नून प्लॉट टू मूव द चेज कोर्ट। ठीक है। चेक रिपब्लिक जो एक कंट्री है, तो वहाँ पे जो पराग, वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक बंदे को, इंडियन बंदे को अरेस्ट किया गया। ठीक है। तो उससे रिगार्डिंग जो उसकी फैमिली इंडिया के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने गुहार लगाई है कि जो चेक रिपब्लिकन जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन, यूरोप में अंदर, तो वहाँ पे जो पराग एयरपोर्ट पे जो इंडियन को पकड़ा गया है, तो उसकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने ये बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड होम मिनिस्ट्री को ये मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेके उनको वापस इंडिया लाया जाए, या फिर उनको अच्छा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इससे रिगार्डिंग उन्होंने प्ली डाली है। तो इस बंदे का नाम मीडिया रिपोर्ट करती है निखिल गुप्ता, तो लेकिन जो प्ली है उसके अंदर उसको नाम एनोनिमस रखा गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पन्नून से रिगार्डिंग था इसलिए इसको डिस्कस किया। उसके बाद जो यूएस के लॉ मेकर्स है, मतलब वहाँ के जो अलग अलग पार्टीज है, वहाँ के जो लॉ मेकर्स है, उन्होंने ये बोला है कि पन्नून इशू कैन कॉज अ सीरियस डैमेज टू द टाइज इफ नॉट एड्रेस। तो उन्होंने इंडिया को बोला है अगर ये पन्नू का जो इशू है, ठीक है, जो पन्नू एक सेपरेटिस्ट खालिस्तानी है, ठीक है, ये इसका नाम है, इसने एक वीडियो जारी किया था जो अपन ने फर्स्ट न्यूज डिस्कस की कि पार्लियामेंट में अटैक की। तो इसने उसके पहले वीडियो एक जारी किया था और उसमें उन्होंने बोला था कि इंडियन पार्लियामेंट को हम अटैक करेंगे, और अटैक हुआ भी। ठीक है। तो ये यूएस बेस्ड है। यूएस का ये कहना है कि आप इसको मार नहीं सकते, जो एक प्लॉट किया था, ऐसा एक्यूजेशन लगाया यूएस ने कि आपका एक प्लॉट बनाया था अपने यहाँ पे और इसको मारने का। तो उसी से रिगार्डिंग बातचीत हो रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा वाई यूएस इज सपोर्टिंग दैट पर्सन। इसकी वजह से पूरे रिलेशन खराब हो सकते हैं। ठीक है। तो यूएस को और किसी भी कंट्री को आप एक परमानेंट अलाय नहीं समझ सकते। ठीक है। तो इससे यही निकल के आता है। तो यही बोला जा रहा है कि यूएस के लॉ मेकर्स ने, अगर इसको इशू को आप जल्द से जल्द सॉल्व नहीं करोगे तो ये सीरियस डैमेज करेगा दोनों के बायलैटरल रिलेशंस को। तो ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद G7 डायमंड्स कप्स वोंट हर्ट अस। देखिए, रशिया से डायमंड्स एक्सपोर्ट होना है तो होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया से भी होते हैं। गुजरात इज मतलब बहुत ज्यादा डायमंड गुजरात से एक्सपोर्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो G7 ने ये फैसला लिया है कि 1 मार्च 2024 के बाद रशिया से कोई डायमंड्स नहीं लेंगे आप। ठीक है। तो अगर ये डायमंड एम्बार्गो, मतलब ये डायमंड अगर आप रशिया से खरीदे नहीं, तो इसका कुछ इंडिया के ऊपर इफेक्ट हो सकता है क्या? ठीक है। तो नहीं हो सकता, ये यहाँ पे बोला गया, इट वोंट हर्ट अस। तो यही याद रखिए, G7 जो ब्लॉक है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसकी वजह से सैंक्शंस लगा जा रही है यूएस की, रशिया के ऊपर, सॉरी। तो यही बोला गया है कि G7 में एग्री किया गया है कि मार्च 1 2024 के बाद जो 1 कैरेट से ज्यादा जो डायमंड्स है वो नहीं लिए जाएंगे रशिया से, एंड इट कर्व विल बी एक्सपांडेड टू द डायमंड्स ऑफ हाफ कैरेट और लोअर देन फ्रॉम द सितंबर। ठीक है। सितंबर से इसको और हाफ कैरेट तक भी बढ़ाया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म किया है दैट द G7 नेशंस मूव टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ द रशियन डायमंड्स। उन्होंने रशियन डायमंड्स की एंट्री को ब्लॉक किया है इनटू द मार्केट विद
minimally disrupt the India's diamond processing businesses as solution is in sight, top trade official said. ठीक है, all Russian diamonds of 1 carat and above will not be accepted into the countries from March 1, 2024. तो ये यहाँ पे याद रखिए, रशिया के ऊपर इस तरह से सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। यूएस यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स ऑन द लास्ट लेग से द कॉमर्स सेक्रेटरी। तो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद, सॉरी ब्रेग्जिट से बाहर, ब्रेग्जिट जो हुआ मतलब जो इंग्लैंड है, ये मतलब यूरोपियन यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपियन यूनियन से बाहर आया और उन्होंने बोला कि हम अलग से एक हमारा ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो हर कंट्री के साथ दे आर हैविंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय देयर ओन। तो उस दौर में इंडिया के साथ भी उन्होंने रिलेशन बनाने की बातचीत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो उसका नेगोशिएशन अभी चालू है। तो ये लास्ट लेग में मतलब जल्द से जल्द इसको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला। ठीक है, इंडिया विल बाय द वेनेजुला क्रूड ऑयल से द मिनिस्टर पुरी। इंडिया विल बाय द वेनेजुएलन ऑयल एज some refineries in the country have the capability to process the heavy crude oil. Indian refineries already resumed the Venezuela oil purchases with रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है, वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया परचेस करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद यहाँ पे यूके पार्टनर्स आस्क इजराइल टू टैकल सेटलर वायलेंस। ठीक है, देखो जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे वहाँ के अंदर जो इंट्रूडर्स जो पैलेस्टीनियन की जो जमीन है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इजरायली इंट्रूडर्स जो वहाँ पे सेटल हो रहे हैं अभी जाके, तो वो वहाँ के जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको वो तकलीफ ना दे, इसके रिगार्डिंग ये बोला गया। तो ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन एंड मोर देन अ डजन पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा कॉल्ड इजराइल टू टेक इमीडिएट स्टेप टू टैकल द सेटलर वायलेंस इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। ठीक है, जो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक कर रहा है, किया गया है, तो वहाँ पे जो इजरायली लोग जाके बस रहे हैं और वो वहाँ के जो लोकल्स थे है पैलेस्टीनियन लोग उनको तकलीफ दे रहे, तो उनके खिलाफ ऑफ एक्शन लो, ये यहाँ पे बोला गया। इफेक्टिव एंड इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के लिए आप प्रोटेक्टिव स्टेप्स लो, ये यहाँ पे बोला गया है। यूएस इजराइल डिस्कस टाइम टेबल सॉरी टू स्केल बैक वॉर इन गाजा। ठीक है, तो एक टाइम टेबल बनाओ, उन्होंने बोला है कब तक आप वॉर बंद करोगे, ये उन्होंने बोला है कि यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन ही हैज मीटिंग विद द इजरायली ऑफिसर्स, और उसके बाद उन्होंने पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स के साथ भी बातचीत की और उन्होंने बोला है कि आप एक टाइम डिफाइन करोगे, उसके अंदर आप वॉर बंद कर दोगे। हंगरी ब्लॉक्स द यूरोपियन यूनियन एड फॉर द यूक्रेन। ठीक है, हंगरी ने, सिंपल सी न्यूज है, ब्लॉक किए जो यूरोपियन यूनियन एड दे रहा है यूक्रेन को, तो उन्होंने वेटो किया है वहां पे, डिस्पाइट द कंसेंसस ऑन द ब्लॉक मेंबरशिप टॉक्स। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए कि हंगरी ने जो यूरोपियन यूनियन एड कर रहा है यूक्रेन को, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके अंदर, तो उसको उन्होंने वेटो किया। मालदीव विल नॉट रिन्यू द एनर्जी एग्रीमेंट फॉर द जॉइंट हाइड्रोलॉजिकल सर्वे विद इंडिया। ठीक है, तो 2019 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ गया था इंडियन नेवी फोर्सेस और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस में कि दे विल कैरी आउट अ जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन फरवरी मार्च 2021, अप्रैल में 2022 एंड इन जनवरी फरवरी 2023। ठीक है, तो ये 3 सर्वे वो कैरी आउट करने वाले थे, किए उन्होंने, और उसके बाद उस एग्रीमेंट को रिन्यू करने का टाइम आया अभी, तो उसको बोला आप नहीं, हम नहीं करेंगे उसको रिन्यू, कोई बात नहीं। तो ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर क्या करेंगे, समुद्र के अंदर की जो सतह है मतलब सी बेड है उसका वो एक मैप बनाएंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इससे क्या होगा, जो ब्लू इकोनॉमी जहाज वगैरह उनको अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ से नेविगेट करना है, कहाँ से नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट है म्यूजिज, तो उनका जो इलेक्शन का कैंपेन था वो इंडिया आउट था, तो जो इंडिया के जो पर्सनल थे 76, उसको भी उन्होंने बोला कि आप लेके जाओ, इंडिया ले उनको वापस लेके आए इंडिया के अंदर। और अभी ये चल रहा है कि दे आर नॉट रिन्यूइंग, ही इज अ प्रो चाइना प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।